जनाब, जिस नोटिफिकेशन का इतना मुअम्मा सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे बना हुआ था, मैंने कहा मुअम्मा आप लोगों का हल कर दूं। एक्सक्लूसिवली आज आपको बता रहा हूं, बड़े मुस्तनद ज़राए ने हमें ये खबर दी है कि बेसिकली ये जो जितनी खबरें फैली हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, या नवाज़ शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, इस नोटिफिकेशन को लेके ये तमाम बातें झूठ हैं, लगव हैं, अफवाह हैं। और ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको आज एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ रुका हुआ क्यों है। तो जो बाखबर ज़राए हैं, बड़े मुस्तनद ज़राए, उन्होंने हमें आज बताया है कि नोटिफिकेशन इसलिए रुका हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ एक ओहदे का इजाफा नहीं होना था, यानी कि जो था ना कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो आने हैं, वो सिर्फ खाली एक ओहदा अगर लगाना होता या ऐड करना होता तो फिर तो नोटिफिकेशन जो है अब तक 27 नवंबर को, 28 नवंबर, 29 नवंबर को हो चुका होता। प्रॉब्लम ये है कि ये नोटिफिकेशन इसलिए अब तक नहीं हुआ कि इसके अंदर ना नवाज़ शरीफ साहब का कोई रोल है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट की कोई लड़ाई चल रही है या इवन कोई कोल्ड वॉर चल रही है, ना कहीं और से कोई प्रेशर है, ना कहीं और से कोई चीज़ है। ये तमाम चीज़ें गलत। और ज़राए ने यह बताया कि असल वजह जो है कि नोटिफिकेशन अब तक इसलिए नहीं हुआ कि इस कमांड के नीचे ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, इनके नीचे एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनना है। और ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जो है ये बहुत बड़े लेवल पे बनना है, पहली दफ़ा बनना है। इस तरह की नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती कि कोई इस तरह का हेडक्वार्टर बने जो चारों हेड्स जो हैं, रॉकेट फोर्स के हेड, नेवी के हेड, फ़ज़ाइया के हेड, स्ट्रेटेजिक कमांडर और आर्मी चीफ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दे। उसका एक ऑफिस, उसका एक ऑपरेशनल मॉड्यूल, और उस ऑपरेशन मॉड्यूल, उसका स्टाफ, उसकी बिल्डिंग, उसका एक पूरा हेडक्वार्टर की लॉजिस्टिक्स, उसकी TROs, उसके रूल्स, ये तमाम चीज़ें बननी है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो ज़राए ने हमें बताया कि पहले एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ऐलान कर दिया जाए और उसके नीचे एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ही ना हो। अगर ऑपरेशनल हेडक्वार्टर नहीं है तो इस ओहदे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, उसके रूल्स, उसके TROs, उसके सारी मोडेलिटीज़, इनको तय करने के बाद, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ की मोडेलिटीज़ हैं उनको तय करने के बाद ये नोटिफिकेशन होगा। इस नोटिफिकेशन में ऑब्वियसली चारों फोर्सेस जो है, उनके कमांडर्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, उन्होंने बैठना है और उसको चीफ ने जो है वो कमांड करना है। और एक बड़ा ऑपरेशनल और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड येट बड़ा स्ट्रीमलाइन हेडक्वार्टर है जो बनना है, जिसके थ्रू जो है वॉर्स लड़ी जाएंगी, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन की जाएगी, जिसके थ्रू जो है वो चीज़ों को जिसे कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो इस हेडक्वार्टर को बनने में अब 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है ये अगले 2 से 3 से 5 से 6 दिन के अंदर जो है ये हो जाएगा। इसमें कोई वो ऐसा मसला नहीं है जिसके अंदर जो सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। कोई डिमांड नहीं है हुकूमत की तरफ से जो आर्मी चीफ से कही जा रही हो या इस्टेब्लिशमेंट से कही जा रही हो कि जनाब हमारी आपने सब कुछ कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर खबरें सब चल रही हैं, अब हमारी भी ये बातें माने, हमारी बात, ये कोई इशू है ही नहीं। तो ये मैंने कहा आपको यहाँ से खबर दे दूँ, बावसौक ज़राए ने बता दिया है कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के बनते ही ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्रॉब्ली ये प्रोसेस 2 से 1 हफ्ते के दौरान हो जाएगा। लेकिन इसमें इशू कोई नहीं, अगर 1 हफ्ते से ऊपर भी जाता है तो जब से ये नोटिफिकेशन होगा तब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा शुरू होगा जो कि आर्मी चीफ के पास होगा, और वो 5 साल तक के लिए। इस तरह मैंने आपको कल परसों बताया था कि अगर ये 1 जनवरी को भी नोटिफिकेशन होता है तो दैट मीन्स 1 जनवरी 2026 से ये ओहदा शुरू हुआ और अब ख़त्म होगा 5 साल बाद, यानी कि 1 जनवरी 2031। तो जितना ये प्रोलॉन्ग हो रहा है उसमें वो मकसद पूरा नहीं हो रहा जो एक पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है, बल्कि दूसरा मकसद शायद पूरा हो जाएगा, टेरर और बढ़ जाए आर्मी चीफ की भी बतौर ड्यू टू कि वो ही इज़ अस्यूमिंग द जॉब ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एज वेल। तो ये सारी सिचुएशन है जनाब कि इस हेडक्वार्टर की फंक्शनैलिटीज़ की मोडेलिटीज़ तय करने के लिए इस नोटिफिकेशन में देर हो रही है। और मामला कोई नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब बहरीन क्यों गए, नोटिफिकेशन करके जाना चाहिए था, बहरीन के बाद वापस क्यों नहीं आया, वो लंदन क्यों चले गए। वैसे भाई लंदन के बाद ये खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पे कि जी इस्लामाबाद में उन्होंने इसलिए नहीं लैंड बैक किया कि वहाँ पे कहीं उनको प्रेशर ना आ जाए उनके ऊपर नोटिफिकेशन फ़ौरन निकालने का। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान।
वो लाहौर गए हैं, उन्होंने लाहौर में उनके काम होंगे, उसके बाद वो बाय रोड आई थिंक या बाय एयर वापस भी आ गए इस्लामाबाद। आज वो इस्लामाबाद में थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कहा ये तो आपको बता दो कि नोटिफिकेशन का जो मुअम्मा सोशल मीडिया ने पिछले 1 हफ्ते शुरू किया हुआ है, उसकी फ़िलहाल कोई हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ फैसल वाउडा साहब ने, इमरान खान साहब ने जो टॉक की है अपनी बहन के साथ, 26-27 दिन बाद उनको मौका मिला बात करने का, और उन्होंने जो बात की उस बात के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली कोई ऐसा उनका तर्ज मुखातिब नहीं था जिसके बाद बंदा सोचे कि यार इनके साथ कोई बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। फैसल वाउडा साहब ने इमरान खान की जो टॉक है जो कि बहन के ज़रिए हम तक पहुंची, उसका जवाब दिया है, और जब वाउडा साहब जवाब देते हैं तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, हम जानते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के अंदर। फैसल वाउडा साहब कहते हैं कि ऐसी की तहसील जहनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल व अहवाल के लिए है, वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। जीती हुई अफवाज और किस्म असलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से उछताल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतक़ इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर, KP की वज़ीर की बात हो रही, बराबर कोई मजीद हड़ा अबड़ी की तो बची कुछ सियासत रह गई, वो भी गवर्नर आज ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हैं, उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, फैसल चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब, बहुत वार्म वेलकम आप तमाम हजरात का। मुस्तफ़ा भाई, नोटिफिकेशन का मुअम्मा तो मैंने हल कर दिया अल्लाह के फजल से। आपको पता है हमारा काम ही ये है कि कौम को किसी कन्फ्यूजन में ना रहने दें, हम उसको न्यूज़ के ज़रिए या किसी और तरीके से या उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालें। तो मेरा वैसे सवाल आपसे है फैसल वाउडा साहब की इस तनकीद के ऊपर, आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन फैसल साहब ने शो किया है ये जस्टिफाइबल इसलिए है कि इमरान साहब जो है वो आज भी जब उनसे कोई मिलने जाता है तो वो ना किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करने को तैयार है, बल्कि वो उल्टा इतना डेरोगेटरी उन्होंने महाज बनाया हुआ है जिससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है? या आपको लगता है कि नहीं, जो इमरान खान ने महाज बनाया हुआ है राइटली और रॉन्गली, इसी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है और उसको यही रखना चाहिए? और इसमें जो धमकियां पिना, मुस्तफा भाई, जो धमकियां पिना है गवर्नर राज की भी और बाकी भी वज़ीर आला की, उसमें भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। पहली बात तो ये है कि आपने इंडीड एक्सक्लूसिव खबर दी नोटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन इन पिछले 3-4 दिनों में हमने इतनी एक्सक्लूसिव खबरें सुनी है कि अब हमें पता नहीं है कि कौन सी एक्सक्लूसिव खबर पे मेरी वाली को मान ले आप वाली मान लेते हैं, लेकिन आपने जो उसके अंदर मजीद तफसील में बताया है कि हेडक्वार्टर के बनने में क्योंकि ताखीर है और वो एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बनना है, और उसकी वजह से जब तक वो बन नहीं जाता या उसकी कोई नोक पलक दुरुस्त नहीं हो जाती तो शायद उस वक्त तक नोटिफिकेशन ना हो, इसमें 3-4 दिन या हफ्ता भी लग सकता है। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, कोर्ट की प्रेमिसेस मौजूद नहीं थी और वहां पर जज साहिबान बना भी दिए गए, सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, अभी लोग भी भर्ती करने हैं, लेकिन उनका हल्फ हो गया। तो ये जो आपने रीजन बताया है कि वो के हेडक्वार्टर बनना है, मुझे तो फ्रैंकली इस रीजन में कोई इतनी लॉजिकल जान नहीं लगती। अब हम क्या बिलीव करें क्या नहीं करें, इतनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो मुस्लिम लीग नून और हुकूमती हलकों के करीब समझे जाते हैं, वहां से बड़ी बड़ी खबरें लाते हैं। आमिर इलियास राना साहब बड़े भाई भी हैं, वो भी इस हवाले से खास पर्टिकुलर एक्सेस रखते हैं, तो शायद वो हमें आगाह कर पाए कि क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है। लेकिन जो भी सूरत हाल है इसको फौरन हुकूमत को क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। वी डिमांड क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, कि ये जो भी सूरत हाल है कौम से छुपाया ना जाए और फौरन सामने लेकर आया जाए। दूसरी बात आपने की गवर्नर राज के मुताल्लिक, एक मिनट सिर्फ, और आपने दूसरी बात कंटिन्यू करनी है यहीं से।
आप मुवाजना कर रहे हैं सर फौज के एक नए ऑपरेशन हेडक्वार्टर का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। कोर्ट की हैसियत ही क्या है यार इस मुल्क में? मतलब 1947 से लेके आज तक इस कोर्ट ने डिसअपॉइंट किया है, सिर्फ मुझे ज़ाती तौर पे किया है, इस कौम को अमूमी तौर पे किया है। इनका तो कोर्ट बने ना बने इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका कोई मुवाजना ही नहीं है दुनिया में पाकिस्तान के किसी भी और इदारे से। मतलब ये तो मैं ऑपरेशनल हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, फेडरल कोर्ट का तो मुवाजना मेरे ख्याल से आप वापडा से नहीं कर सकते। तो ये मैं आपकी इस मिसाल से सहमत नहीं हूँ। और दूसरा ये सर कि ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कोई आम चीज़ नहीं है, इसमें 4 बड़े जर्नल्स ने और उनके स्टाफ ने और उसके पूरे ऑपरेशन ने एक टेक प्लेस करना है। तो और वो बड़ा सेंसिटिव भी है और उसका मुवाजना ही नहीं इनसे। इनको तो कोई भी बिल्डिंग दे दी ना आपने, फेडरल शरीयत कोर्ट का क्या है यार? इसका कोई मुवाजना ही नहीं है इससे। लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा हाई प्रोफाइल काम होने जा रहा है। लेकिन आप एग्री नहीं करते, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैंने तो जो ज़राए से खबर आई थी आपको दे दी और मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर, और इसके बहुत से रीज़न प्राइम मिनिस्टर पोजीशन में भी नहीं है किसी के साथ टेंशन लेने की। लेकिन बहरहाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर मुस्तफा भाई। मैं आपकी दोनों बातों से इत्तेफाक करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर किसी से झगड़ा करने की पोजीशन में भी नहीं है। हमेशा से उनकी एक मखसूस सोच रही है एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात के हवाले से, और वो बड़े प्रोपोनेंट है हाइब्रिड निज़ाम के। जहां तक तल्लुक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, बिल्कुल मैं आपकी उस बात से भी एग्री करता हूं कि मुल्क में अदालतों की जरूरत ही नहीं है, खत्म कर दें ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि ये तो इनका आप कह माजी रहे हैं। शानदार नहीं है। ठीक है। और बिल्कुल ही खत्म कर दें, लोग अपने फैसले खुद कर लिया करेंगे और बेहतर कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे। अब मेरे ख्याल से इस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर एक नई इख्तरा लाने की जरूरत है, और वो ये है कि अदालतों का मुकम्मल खात्मा और उसके बाद लोग अपने फैसले गली मोहल्लों की यूनियन काउंसिल की लेवल पे कमेटीज बनाएं और वहां पर बैठकर खुद फैसले कर लिया करें। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है गवर्नर गवर्नर राज का और सियासी तलखियों का, देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कामरान भाई सर कि जब तक सियासी तलखियां कम नहीं होंगी, ना हमारी मईशत तरक्की करेगी और ना ही हम क्राइसिस से बाहर निकलेंगे। अगर इसी सियासी तलखियों के दौरान गवर्नर राज लगा दिया जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरे ख्याल से ये एक इट बी अ स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक सूबा जो पहले ही बहुत ज्यादा रेस्टिव है टेररिज्म के हवाले से, जी वहां पर एक मखसूस सूरत हाल है। जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की। आज या कल पुलिस वैन के ऊपर एक हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस के सिपाही शहीद हुए डेरा इस्माइल खान में। तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है स्पेशली दे फेसिंग द ब्रंट, और ऐसी सूरत हाल में गवर्नर राज लगाना उस सूबे के अंदर मजीद पॉलिटिकल केओस जनरेट करेगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के डिटीरिएट करने में फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे बिल्कुल बाज रहना चाहिए वहां की मखसूस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा कि अगर तो हदफ ये है कि इसके जरिए हमने तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, तो अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए वहां पर एक मेंबर भी नहीं तोड़ सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए वजीर आला के इलेक्शन से पहले तमाम एमपीएज को आजाद डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद एक एमपीए भी वहां पर नहीं टूटा। गवर्नर साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, फैसल कुंडी साहब, उन्हें भेज दिया गया कराची, सूबे से बाहर भेज दिया गया कि शायद कुछ वक्त मिल जाए और उस वक्त के अंदर लोग तोड़ लिए जाए, लेकिन वो नहीं टूट सके। और अगर गवर्नर आज लगता है तो उसके बाद मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ मजीद सोलिडिफाई हो जाएगी वहां पर। अच्छा, आपको और ऐसा लोगों लगता को है? तोड़ना मुमकिन ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि आई थिंक सैनिटी शुड प्रिवेल। हम सबको ठंडे दिमाग के साथ, दिलों के साथ बैठकर इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज करना होगा, ताकि इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस की जो कीमत पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में किसान अदा कर रहा है, मजदूर अदा कर रहा है, तनख्वाहदार तबका अदा कर रहा है, हम जब तक इस पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म नहीं करेंगे हमारी माशी स्टेबिलिटी नहीं आनी। ठीक। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इवेंचुअली सियासतदानों को, और मैं तो हमेशा ये कहता रहता हूँ, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का भी ये मौक़िफ़ है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर किस तरीके से ट्रांजिशन करना है, किस तरीके से हमने सियासी दुश्मनियों को सियासी मुखालफत में वापस तब्दील करना है। ठीक है। इन सारों पर बैठ के हमें एक सीरियस डायलॉग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई, मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि
जो लैंग्वेज इमरान खान यूज़ कर रहे हैं, इमरान खान साहब, उससे क्या फ़ायदा आपको अब तक हुआ जो करते आ रहे हैं, और इससे आपने क्या हासिल वसूल करना है? अब आप इस लहज पे पहुंच गए कि गवर्नर राज का जो है वो रिस्क है केपी के अंदर, आपकी एक ओनली गवर्नमेंट रहेगी, वो भी फारिग हो जाएगी। ये जो पॉलिटिक्स है आपकी, और जो लैंग्वेज और जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है पाकिस्तान के अहम तरीन सेंसिटिव पोस्ट के हवाले से, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को और क्या फ़ायदा होगा? सर गुजारिश ये है कि आप केपी में हुकूमत ले लें। मुल्क कौन सा जो है कोई आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? जो पहले आपने 10 मिनट की वजाहत दी और फिर आपने उसमें जो नोटिफिकेशन के मुतालिक बातें की हैं, मैं मुस्तफ़ा साहब की राय से मुतफिक हूँ और इसमें आइनी और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ये इसमें जितना ये डाउन प्ले किया जा रहा है, ये मामला उस तरह से नहीं है। हैविंग सेड सो, आप 30 दिन एक बंदे को रखते हैं। आप देखिए कि एक ट्वीट के ऊपर जिस दिन धमकियों का जिक्र आपने किया है या जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, एक ट्वीट के ऊपर आई है ना, तो एक बंदे को 30 दिन अगर आप अंदर रखेंगे, कैद तन्हाई में रखेंगे, तो वो तबर्रा ही पड़ेगा आपके ऊपर। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी जो है वो उसको आप कोई और चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे उससे, और करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को मिलने नहीं देना, किसी के बुनियादी हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, अदालती अहकामात के बाद हुकूमती वहाँ पे एश्योरेंसेस के बाद फिर भी आपने नहीं काम करना कानून और आइन के और प्रिजन रूल्स के मुताबिक, तो फिर आप क्यों ये तवक्को रखते हैं कि अगला आपके पास बड़ी मीठी और शीरी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा वो। अब इस चीज़ को गवर्नर राज आप कह रहे हैं बार बार, आप वो अलामिया तो पढ़ लें जिसमें PML नवाज़ और पीपल्स पार्टी समेत तमाम JUI PTI ये बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून, ANP और पार्लियामेंट से जो बाहर जमातें हैं वो भी, और तमाम जमातों ने वहाँ पे जो एलामिया जारी किया है APC जो कि 24 नवंबर को हुई, जिसके होस्ट भी 3 पार्टियां थीं, PTI, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, और 3 स्टेट सेक्रेटरी थे उनके। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लगा लें, जाके शौक़ पूरा कर लें। बलूचिस्तान में गवर्नर राज भुट्टो साहब ने लगाया था नवाब अकबर खान बुख्ती को लेके, आज तक वहाँ से आप बाहर नहीं निकल आए। इधर आपने पंजाब में 2009 में लगाया था, आज तक पीपल्स पार्टी उसकी जो है वो भुगत रही है पंजाब में उसके शख्साने। अगर आपने जो KP में लगा के शौक़ पूरा करना है, लोगों को आपने इस नहज पे पहुँचा दिया है, जाके फांसियाँ लगा दें। यानी अभी आपने ये फ़ैसला जो कर लिया है कि मुल्क में ना अदालत रहने देनी है, ना आइन रहने देना, ना कानून रहने देना है, तो तारियों का एक सिस्टम आपने लगाना है, तो वो लगा भी हुआ है, तो लगा लें आप। उससे आप क्या फ़ायदा एक्सपेक्ट करते हैं? ना तो लोगों के पेट में रोटी जा रही है, ना मज़दूर को मजदूरी मिल रही है, ना आजिर को जो है वो तजारत मिल रही है, ना ताजर, ना किसान को फसल की कीमत मिल रही है। वो जाएँ, सारी जो पाकिस्तान है वो भाड़ में जाए। बस ये आप खेलते रहें कि जी वो इस तरह से नहीं हो गया तो उस तरह से नहीं हो गया, और फलां की जो है बिल्डिंग जो है कंप्लीट होनी है और वहाँ का होमवर्क मुकम्मल होना है। ये हुकूमत जो है ये इस कदर नालायक है कि इनको पता ही नहीं है कि जितनी होमवर्क के बगैर ये बैठ के इन्होंने सारे मामले किए हैं। कोई भी मामला आप उठा लें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक ऐसा दफ्तर जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क की सलामती से है, कौमी सलामती से है, ये कोई तरीक़ेकार है उसको डील करने का? आप इसको जायज़ समझते हैं? आप इसको सही समझते हैं? मैं तो हैरान हूँ कि अगर कोई इसकी जस्टिफिकेशन देता है। ये हुकूमत की लेथार्जी है, नाअहली है, बदनीति है, जिस मर्जी एंगल से आप देख लें, ये एक अफसोसनाक बात है। आपने टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है, थड़ों पे लोग बातें करते हैं। ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का हाल है इस हुकूमत का। और अगर कोई बात करें तो फिर आगे धमकी उस पर उतर आते हैं जी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बजाय कि आप अपने कोई मामलात पे नज़रसानी करें। कोई तो कहीं भी तो संजीदगी का को मुजाहरा कर दें कामरान भाई जनाब, कहीं पे तो ये हुकूमत जो है ये साबित कर दे कि भाई हम अहल हैं, कि जितनी सपोर्ट हमें मिली है हम उसके अहल भी हैं। मेरा ख्याल में तो हेड्स मस्ट रोल जो ये काम हुआ है। राइट, आप कह रहे हैं हेड्स मस्ट रोल। आमिर इलियास राणा साहब, मैंने तो एक ज़राए से ख़बर दी है जिसको दोनों मेरे भाई नहीं एक्सेप्ट कर रहे। वो कोई उसको वजाहत कह रहा है, कोई कह रहा है वो हज़म नहीं हो रही। बहरहाल उनकी अपनी ख्वाहिश है, वो जिस तरह चाहे उसको इंटरप्रेट करें। मेरे पास जो खबर थी मैंने शेयर कर दी बड़ी नेक नीयती के साथ।
लेकिन आप सर इन तमाम मामला को कैसे देखते हैं और फिर आपको कितना लगता है कि इस वक्त हुकूमत जो है उसकी कोई बदनीयती नज़र आ रही है, इस तरह के फैज़ल चौधरी साहब कह रहे हैं या मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि बड़ी लेजीनेस या बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है? और गवर्नर आज जो मेरा बेसिक सवाल है उसका कितना खदशा है, और इमरान खान की ज़बान जो है जस्टिफाइबल है क्योंकि कैद तन्हाई में उनको रखा 30 दिन तक, तो वो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा उनको पॉलिटिकली? देखें, आपने जो खबर शेयर की, मैं मंडे को अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में एक्सप्रेस पे कर चुका कि ना तो सोशल मीडिया का कोई प्रेशर लेगा, ये फ़ौज है और आज फ़ौज के मामे वो बन रहे हैं जो फ़ौज पे तबर्रा करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, जो फ़ौज की इदारा जाती कामयाबी के ऊपर पहले कह रहे थे कि पेट्रोल इनके पास टैंकों में गोले नहीं हैं, जहाज़ों के लिए फ्यूल नहीं है, और ज़ुबानों से वो फ्यूल और आग बरसा रहे थे जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होने जा रही थी। आज उन सबको फ़ौज के इदारा जाती मैकेनिज़्म के ऊपर मैं अपने इन दोनों भाइयों के बारे में नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सोशल मीडिया का मैंने लफ्ज़ पहले यूज़ किया, ध्यान में रखिएगा कि वो मामे बन गए हैं कि जी मुसल्लह फ़ौज का क्या होगा, वो सारे वो हैं जो 3 महीने पहले कह रहे थे 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आना है। हम कह रहे थे कोई नहीं आएगा क्योंकि नवंबर 24 में जो कानून साजी हो गई वो 2027 29 नवंबर तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब आप आ जाएँ जो मौजूदा नोटिफिकेशन के ऊपर है, बिल्कुल एक इदारा जाती मैकेनिज़्म है, बन रहा है, एक 4 स्टार जनरल और लगना है स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए, जिसके लिए 13 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त वो एक और नाम से अनाउंस हुआ था, फिर उसके लिए सोच विचार हुई, जो आईनी तरमीम कानूनी चेंज करके लाया गया कि आर्मी से एक और जनरल आएगा। क्योंकि हमने इंडिया को जो सबक सिखाया ना, वो हमने रोबोटिक जंग लड़ी है, साइबर वारफेयर लड़ी है कि हमने कैसे उनके होश ठिकाने लगाए हैं। ज़हन में रखना चाहिए कि 1965 की जंग नेवल चीफ को रेडियो पाकिस्तान से पता लगी थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने चीफ मार्शल जुल्फ़िकार को शायद 75 में एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया था। 10 मई की जंग के बाद एक और चीज़ आई जहन में पूरी मुसल्लह अफवाज में कि हमें क्या सोच के क्या जंग लड़नी है। सेंटकॉम के बराबर हमने उस स्टाइल में जंग लड़ी इंडिया के ख़िलाफ़ कि जैसे अमेरिका में एक सिनर्जी मौजूद है, हमने वो कायम की हुई थी। और उसको लेके कौन लीड कर रहे थे? जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया, सैयद आसिम मुनीर। अब उनके नाम पे तकलीफ़ हो, हम क्या कर सकते हैं उसका मैं तो अदाला नहीं कर सकता। कि अब आपने जो तारीख पढ़ दी है ना, आपको एक फ़िक्रा कहना चाहिए था, अभी तक तो 30 चल रहा था, अगर वो 1 जनवरी हुआ तो 31 तक रहेंगे। अभी तक तो 5 साल हुए ना, वो पहलवान की तरह रोटी गिनने वाले। हाँ, मतलब वो 31 बन जाएगा अगर 1 जनवरी या 2 जनवरी, लेकिन हो जाएगा 2-4 दिन में। हाँ ठीक है, मान ली बात, मैं कह रहा हूँ ये 2-4 दिन में हो जाना है। और कोई वैक्यूम नहीं है। आपको पता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा एक सिंबॉलिक था, उनके पास कोई पावर नहीं थी, टूथलेस वो ओहदा था, जैसे हमारे सदर पाकिस्तान का होता है। अब आप पाकिस्तानी अदालतों को, मैं तो आपको आपके प्रोग्राम के आज शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ और मुस्तफ़ा भाई के सामने 10 दफ़ा बात हुई है कि पाकिस्तान में कानून वो है जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उत्थे ला। ये फैसल फरीद का दाव लग रहा था, इमरान खान से मुलाकातें हो रही थी, इसको हटाया, तड़प रहे हैं अब सारे के सारे। वो सलमान अकरम राजा मिलवा तो लें, मतलब एक अच्छा भला वकील जो अदालतों से अच्छे फैसले लेके आता था, उसको उन्होंने साजिश करके निकलवा दिया। वो फिर भी वकालत मुफ्त में कर रहा है उनकी, रोज़ाना बैठ के प्रोग्रामों में, मेरे भाई के सुबह शाम प्रोग्राम के वो मैसेजेस भी आते हैं, हम देखते भी हैं। ये है मुफ्त के वकील, हालांकि मुफ्त का वकील लेना नहीं चाहिए। पीटीआई ने जो पेड वकील लिए हैं उन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई दी है। जो तो इमरान खान की जो अपनी पॉलिसी उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इमरान खान जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आ गया, वहीं पे आ गया तबर्रा। वकीलों को क्या कहें हम? जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सिखाई कि सियासतदानों, खासतौर पे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में ये कहना है, महमूद खान अचकज़ई को ये कहना है, मौलाना फजलुर रहमान को ये कहना है, और उसको हीरो बनवाया गया और बहुत सारे हमारे मीडिया लोगों को इस काम पे लगाया गया कि ये करो। आज वो उनके ऊपर उन्हीं अल्फाज में सियासतदानों से ज़्यादा फ़ौज के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहा है। ये सबको सोचना चाहिए कि किस हद तक कहाँ जाना है किसी के ख़िलाफ़, कब वापसी होनी है। ये बात इमरान खान को अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुसलसल हर बंदे को जलालत की हद तक तज़हीक आमेज़ अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। ये मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई बहुत बड़े लोग हैं, आपको यकीन मानना चाहिए कि इन्होंने फिर भी पीटीआई को गले लगाया, और सियासत इसी को कहते हैं। ये जिनके बेटे बैठे हुए ना, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, हाजी नवाज़ खोकर, बड़ी उनकी भी लड़ाइयाँ रही, लेकिन वो दोस्ती के भी बादशाह थे। वो जरदारी के साथ बाद में गए हैं, वो पहले नवाज शरीफ के साथ थे। मैं 92 से उनको जानता था, अल्लाह बख्शे उन्हें। ये चीज़ें सियासतदानों में नापैद कर दी गई हैं। और जिस तरह कल उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जाने वालों को मीर जाफ़र और सादिक करार दिया, कमेटी खत्म कर दी, तहरीक इंसाफ की उन्होंने शिकायत हुई है
नहीं, सुनने में आया कि वो मिशाल यूसुफजई को निशाना बनवाया गया क्योंकि वो बेगम बुशरा के साथ थी और बहनों के ज़रिए मैसेज गया। वो अंदर पीटीआई में एक और लड़ाई हुई है, वो बेचारे जो चले गए थे उन, मतलब आप देखें कि लीडर कह रहा है समाजी ताल्लुकात तक ख़त्म कर दो। मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं माशरे को। आपका वज़ीर आला जिसने बड़ी भड़क लगाई थी, बहुत अच्छा किया उसने, ये उसके सूबे का राइट था जो उसने जरगा किया, लेकिन उसके बाद वो फिर तने तना चल पड़ा। ये मुलाकातें उनकी इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने धमकियाँ लगाई। जिस दिन वो ठीक रवैये पे होंगे उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। एनएफसी अवार्ड पे आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल देना चाहिए अपना कि इमरान खान गवर्नर राज कितना खर्चा लग रहा है आपको आमिर भाई? दिया था जरा एक से जी। और गवर्नर राज तो एक सिर्फ इंतबा था, कुछ भी नहीं था। उसके नतीजे में तो ये मुलाकात हो गई ना, सारे मामला सेट हो गए। वो जब लगाना होगा, बड़ी ठीक है आपने जो बड़ा हमारे बताया गया फलां फलां ने लगाए, लेकिन लियाकत जतोई की गवर्नमेंट नवाज शरीफ ने खुद ख़त्म करके गवर्नर राज लगाया था। आपको याद होना चाहिए हकीम सईद की शहादत के बाद वो भी एक गवर्नर राज लगा था सिंध के अंदर भी। अच्छा, आप जहन में रखें ये एक आखिरी हल है जो आइन के अंदर मौजूद है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसका रिएक्शन पे बात हो रही है ना, जैसे कि ये कह रहे हैं कि उसका रिएक्शन जो होगा, मैं वहीं आ रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए। उस से पीटीआई मजीद स्ट्रांग होगी उसकी मुज़ाहमत की। सीधे लफ्जों में ले, सीधे लफ्जों में लें, इमरान खान की गिरफ्तारी पे क्या हो गया, इमरान खान की हुकूमत जाने पे क्या हो गया, और केपी से कितने हजार लोग आप आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे कोई मुज़ाहमत नहीं होगी, ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं। और हमें पता है ये जब करेंगे ना मुज़ाहमत, मैं आपको बाल बाल कहता था नवंबर 26 आएगा, आप और हम देखेंगे सर पॉइंट आ गया आपका, जैसे वो ऐसी बददुआएं निकालती है, ये दुआओं पे जाके बैठ गए। बिल्कुल सर। मुस्तफा भाई, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ और फैसल साहब इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा इन तमाम चीज़ों का कि जो सोशल मीडिया पे खासतौर पर मुहिम फ़ौज पे जो लोग तबर्रा करते थे, आज उनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई है जो इस नोटिफिकेशन को लेकर। नंबर 1। नंबर 2, क्या इमरान खान को वापसी समझ नहीं आ रही और जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उससे उनको कोई भला नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर बात करेंगे। इमरान साहब ने सुहेल अफरीदी की बड़ी तारीफ़ की है और तारीफ़ जिस प्रेमिस पे की है वो ये है कि ये मुज़ाहमत कर रहे हैं, अच्छा है, मुफाहमत नहीं कर रहे और फ्रंट फुट पे आगे खेलते हैं। मैंने आज आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर की है कि नोटिफिकेशन में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जंग का कोई मामला नहीं है। एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, उसकी मॉडलिटीज़ तय हो रही है, उसके TROs तय हो रहे हैं, इस वजह से नोटिफिकेशन रुका हुआ है। ये हमारी तरफ से खबर है और ये जैसे ही वो बन जाएगा, विद इन अ वीक भी बन सकता है, उससे आगे भी एक दिन हो सकते हैं, तो ये मामला हल हो जाएगा। इस पर ज़रूर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनना है जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, जिसके अंदर 4 हेड्स ने बैठना है और जब तक ये बनेगा नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन ये काम कुछ दिनों में हो जाएगा। ये हमारी एक्सक्लूसिव आपके साथ ज़राए की ने खबर दी हमें, हमने आपसे शेयर कर ली। अब मुस्तफा भाई, बात चल रही थी कि जी बात तो आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को अपनी वापसी समझ नहीं आ रही। कामरान भाई, इस मुल्क के अंदर हमने तारीख का पहिया घूमते हुए देखा है, जहां पर मार्शल लॉज लग चुके थे और उस वक्त के जो उस मार्शल लॉ के जेर एहताब लोग थे उनकी वापसी भी नजर नहीं आती थी। मियां नवाज शरीफ साहब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में तो इसी किस्म की सूरत हाल का दो चार थे, लेकिन हमने उनकी वापसी देखी। उसके बाद फिर दोबारा जब पैनामा वाला सारा सिलसिला हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर सख्तियां देखी, जलावतनी भी देखी, तो उस वक्त भी यही लग रहा था कि उनकी कभी वापसी नहीं होगी। लेकिन आज सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। और इसी तरह अगर आप माजी में चले जाएं तो पाकिस्तान की तारीख को अगर आप मद्देनजर रखें तो यहाँ पर सूरत हाल बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो भी रजीम होती है उसको स्प्लिट अप कर देती है और फिर इवेंचुअली हमें इलेक्शंस की जानिब बढ़ना पड़ता है। लेकिन मुझे इस वक्त जो क्राइसिस है वो जरा बड़ा नजर आ रहा है कि पहले इलेक्शंस फिर भी एक थोड़ी बहुत क्रेडिबल प्रोसेस था, अब उस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को हमने बेमानी कर दिया है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद। मुल्क को वापस स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म की गई है, ये वो चीजें हैं कि जिनको रिस्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल एफर्ट करना पड़ेगा और इस पॉलिटिकल एफर्ट को कोई एक जमात तनहा नहीं कर सकेगी। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। आज इस मुल्क में बेरोजगारी इंतहा की है, लोग वतन छोड़कर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इस मुल्क से निकल रही हैं, कारोबारी तबका परेशान है। आपको जिन चैलेंजेस का सामना है, 2 फ्रंट्स पे तो ऑलरेडी आपकी इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा है। इंटरनल फ्रंट उसने कंज्यूम किया हुआ है हमारी एनर्जीज को, तो ये चीजें हमें कभी ना कभी तो रैप अप करनी है जी। और फिर ये भी तय करना है कि आखिर
इस 25 करोड़ लोगों के मुल्क में निज़ाम हुकूमत वो किस तरह तश्कील पाएगा, इलेक्शंस का प्रोसेस किस तरह फ्री एंड फेयर होगा, ये वो बड़ी कॉन्वर्सेशंस हैं कि और फिर कि लोगों का इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर हम एतमाद कैसे बहाल करेंगे। ये वो गुफ्तगू है जो सियासी जमातों के माबैन होना जरूरी है, और अल्टीमेटली मेरे ख्याल से तो जितनी जल्दी ये कर लें बेहतर है। खुदा ना करे कि कहीं ऐसा हो कि फिर हम पुरनाम आंखों से बैठकर यही गुफ्तगू कर रहे हो और मुल्क को एक बहरान से निकालने की बात कर रहे हैं। राइट। आमिर साहब, आप एग्री करते हैं कि इतने बुरे हालात हैं? हालात का सफ़र इस मुल्क के दायरों का सफ़र है कि 78 साल से यही कुछ है। हम जब वो करते हैं ना महमूद खान अचकज़ई आइन की बात, तो मैं 92 से उनकी यही बात सुन रहा हूँ। वो अपनी जगह पे खड़े हैं, पोजीशनें लेने वाले बार बार उनके साथ बदल के साइड पे हो जाते हैं, वो दूसरों के साथ चले जाते हैं। ये नया आइन का खुमार जो हमारे भाई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को ये जो इन्होंने इदारा बनाया है और उसमें जिन लोगों को बिठाया है, जिनके सिर पे ये सारी गुफ्तगू करते हैं, यानी PTI, वो आखिरी बात क्या करते हैं कि जी हमें तो बात फ़ौज से ही करनी है, हमसे डायरेक्ट बात करो, मुझसे बात करो। वो नहीं कर रही। हमने सबक सीखना ही नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। और उसमें सब शामिल हैं। उसमें मैं तो बहुत स्टार्ट से ये बात कर रहा था कि भाई आप डी चौक में सबको बिठा लें, अदलिया को, मीडिया को, फ़ौज को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल को, सारों को, कि भाई मानो। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन ये नहीं है कि गलती माननी है, आपने मानना है कि हमने ये चोरियां की हैं, उसके बाद माफ़ी की बात करनी है ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइंदा के लिए हम सारे ठीक हो जाएंगे। वो तो हम हमेशा कहते हैं कि जी हमने मिसाक़ जमहूरियत कर लिया, हमने फ़लाँ कर लिया, लेकिन रास्ता ये है कि कोई बड़ा बने, हमने बड़ा रहने नहीं दिया किसी को। कोई किसी तरीके से रास्ता बनाए, हमने अपनी सियासी जमातों में इस कदर गंद गलाजत भर दिया हुआ है कि जो सच्चा भी हो उसे कहते हैं भी पूछ के बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नवाज शरीफ की इस गुफ्तगू कहते हैं जी वो भी उन्होंने पूछ के ही की होगी। तो भाई फिर करते रहो, फिर यहीं पे आंसू भी बहाते रहो, चलना कुछ भी नहीं आपका। आप पार्लियामेंट को मजबूत कर लें। आप पॉइंट आ गया आपका। पार्लियामेंट को, दूसरी तरफ अचकज़ई साहब कहते हैं मैं तो स्पीकर को कुर्सी से उठा के फिकवाऊंगा। ये बात उनके तर्ज तकल्लुम में गलत है। मेरा ख्याल है उनका भी कहीं गुस्सा ज़ाती तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये जो नया आइन का खुमार चढ़ा है, फैसल मेरे भाई, इसको उतार के साइड पे रखें, रियल पॉलिटिक्स करें। आपने देखा इससे पहले जितने पॉपुलर लीडर्स जेल में गए वो एक डील के जरिए बाहर आए, वो गालियां देने से, वो मुज़ाहमत करने से बाहर नहीं आए। देखिए कामरान भाई, हम तो हमेशा से इसी बात के कायल हैं और बड़े आपके प्रोग्रामों में भी मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि गुफ्तगू तो पॉलिटिकल लोगों से ही करनी पड़ेगी और वहीं बात होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का तो मामला जो है वो जब तक सारे अपनी पॉलिटिकल स्पेस रीगेन नहीं करते, आप उनके साथ क्यों करेंगे और वो आपके साथ क्यों इंगेज होंगे। लेकिन जब हुकूमत इस किस्म के काम करती है और इस किस्म के मामलात करती है, यानी तीसरे से आप उनको आइसोलेशन में रखेंगे, मुलाकात नहीं होने देंगे और जो भी आपसे बन पड़ता है आप गवर्नर राज की धमकियां देंगे या जो भी कराएंगे, इसमें तो फिर हमारी पोजीशन भी बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, मुस्तफ़ा नवाज़ की भी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। यानी फिर जो लोग आपको पीसफुली रेजोल्यूशंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, आप उनको भी स्क्वीज़ कर देते हैं। अब इन्होंने, मुस्तफ़ा भाई ने और इनकी पार्टी ने एक 3-4 नुकाती एजेंडा दिया है जी। वो एजेंडा है, वो उसमें ये नहीं कहा कि ये पॉइंट है इनके मानेंगे तो हम बैठेंगे। तो आप पहले बैठने का माहौल तो बनाएं। अभी तो सूरत हाल ये इतनी जो है वो कशीदा है कि PTI का तो खैर आप छोड़ें, वो तो जो अंदर जाता है वो दूसरे का सर कलम करके ले आता है, फिर वो जाता है वो पहले का सर कलम करके ले आता है। मतलब उधर तो एक मजाक बना हुआ है। तो इशू ये है कि इससे जो जितने, जी सर मैं कुछ नहीं, आप, मैं कहा आप ढीले रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सिर कटवा के आ गए। नहीं सर, मेरा सर अल्लाह ने सर सलामत अल्लाह रखता है, मैं ज़्यादा ही संजीदा हो गया अल्लाह रखता है, इज्जत अल्लाह देता है। लोग जो मर्जी करते रहे। आमिर भाई आपको भी पता है, हमें जो है कोई ज़रूरत नहीं है, जो अल्लाह ताला जब तक इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। जिन्होंने अगर कोई कमाना था तो कमा लिया। उसके बाद क्या हुआ, आप ये बताएं ना कि इमरान खान साहब को आपकी ये हुकूमत है, ये पॉलिटिकल लोगों को क्यों नहीं मिलने देती। ये भेजे ना मुस्तफ़ा नवाज़ को, अचकज़ई साहब को, नामा नासिर अब्बास साहब को भेजे वफद, इमरान खान साहब से ये बात करके आएँ कि जी इस तरह से नहीं मामला होना, बैठना पड़ेगा और इस तरह से बैठेंगे। आप भेजते किन को हैं
फैमिली तो खैर उनका तो हक होता है, वो तो बहनों को तो आप जाहिर है सर इग्नोर भी करें, एस्टैब्लिशमेंट उनकी मूड में नहीं है आप शक्ति को लोगों के रिश्ता साथ उनका कोई एहसास है। मुज़ाकरात करने में, इसलिए उनको इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते रहे इमरान साहब, बोलते रहे। आपने इमरान खान से नहीं बात करनी, तो बाकी किससे करनी है आप अपोजिशन कह से रहे आप हैं? बात करेंगे सर ना। क्विकली आमिर भाई मुल्क क्या के लिए कहना बात चाहते हैं? करनी बात है, सुने मुल्क को आमिर आगे भाई जी, निकालने। फैसल भाई जरा उनकी बात सुने जी। आमिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक तो ये कि मेरी तो सारी हुकूमतें होती हैं क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी ज़ाती हुकूमत तो कोई भी नहीं है, वो तो इनकी और इनकी आपस में सियासतदानों की होती है। दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल रास्ता दिया था बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को। वो बैरिस्टर गौहर मैसेज लेके गए थे, उसके साथ अली जफ़र थे और सलमान अकरम राजा थे। उन्होंने कहा कि 5 नाम PMLN के हैं, इनमें से कोई एक इमरान खान चुन ले, एक हमारा दे दे, एक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होगा और बातचीत कर लें। और ये बात पेशावर के बाद एक और मीटिंग हुई थी, उसके नतीजे में हुई थी और इमरान खान ने कहा आज से बाद तुमने भी नहीं मिलना। तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट या बाकी लोग ये पागल हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे बयान बदलते हैं? इमरान खान साहब जिनकी इस सेंस में कोई कल सीधी है ही नहीं कि वो कल क्या बयान देंगे। ये मुहावरा मैंने बोला है, इसको कल और परसों में ना मिला दीजिएगा कल सीधी होने में। अब मुझे ये बताएं कि जब वो स्टेबिलिटी के साथ बात ही नहीं तैयार करने के लिए, तो ये जितने रास्ते दिए गए थे सियासी लोगों को दिए गए थे ना, तो किसको देंगे वो रास्ता, कैसे देंगे? अब आपके पास PTI के पास आज भी यही रास्ता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर चुके हैं, पकड़ लें पार्लियामेंट में, स्पीकर बार बार कहते हैं बना लें उसको, कुर्सी से खींचने की बजाय उसकी कुर्सी को बिठा के। अब वो शर्म के मारे महमूद खान अचकदी, मैं यही कहूँगा, नहीं गए। अलामा नासिर सेनेटर चले गए और बाकी सारे PTI के लीडर गए कि हमें मिलवाओ, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं तो पहले तैयार हूँ, आप लोग नहीं बैठने के तैयार। वो कहते नहीं, मैंने तो उसको कुर्सी से उठा के गिराना है। वो कोई नया काम करने लगे हैं भाई। आपके लिए सर आपका पॉइंट आ गया, जिसको आप जो मर्जी कहें, आप खड़े तो है ना वहीं पे, पॉइंट आ गया। आपके लोगों के पास रास्ता है, नहीं लेना चाहते, कोई क्या करेगा? ठीक, मुस्तफा भाई ये जो नया नया आइन का बुखार आपको चढ़ा है वो भी PTI के सर पे, उसको उतार फेंके। इसकी वजह बताऊँ क्या है? जो आपने तारीख बताई वो बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन यहाँ पर 2 बंदों के दरमियान डील होती है, दोनों पार्टियाँ डील करने को तैयार नहीं हो रही। मतलब इमरान साहब का पोस्चर ये है, वो कहते हैं जी मैंने तो कोई बात ही नहीं करनी और ये जुल्म है और ये पता नहीं क्या है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुद इनसे बात करने को तैयार नहीं है। उनको ये सब कुछ सूट कर रहा है, सिस्टम चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है। यही तो 78 सालों से दायरों का सफर है जिसको हमें खत्म करने की जरूरत है कामरान भाई जनाब। कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर काम क्या है। ये मुल्क बतौर सिक्योरिटी स्टेट नहीं चल सकता। इस मुल्क को आपको अवाम की मंशा के मुताबिक चलाना पड़ेगा, विल ऑफ द पीपल को सुप्रीम रखना पड़ेगा, सिविलियन बालादस्ती पार्लियामान उसकी लेजिटिमेसी को कायम करना पड़ेगा। ये जो आजकल कॉन्वर्सेशन शुरू है कि हमने मजीद सूबे बनाने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, लेकिन उन रिफॉर्म्स को लाने के लिए जरूरी तो ये है कि सबसे पहले वो जो पार्लियामान इन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेगी उसकी कोई अखलाकी हैसियत तो हो। आमिर भाई स्पीकर साहब का जिक्र कर रहे हैं कि स्पीकर साहब के साथ बैठकर आप बात करें। बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या स्पीकर साहब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पूरा अदा कर रहे हैं? क्या इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर मौजूद है? क्या सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर मौजूद है? जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं पूरा करते तो फिर ये तवक्को कैसे करते हैं कि उस के ऑपोजिशन उनके साथ और महमूद खान अचकज़ई साहब उनके साथ बैठ जाएंगे? पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो पूरा करें। और फिर जिन रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है कामरान भाई, ये बातें मामूली बातें नहीं है। अभी IMF की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर मुझे जो सबसे ज्यादा जिस बात से तकलीफ हुई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत अगर आज 2.5% पे ग्रो कर रही है तो यही मईशत 6.5% पे ग्रो कर सकती है अगर इस मुल्क में से करप्शन और बदइंतजामी खत्म हो जाए। यानी कि करोड़ों लोग इस वक्त जो जिंदगी जीरन गुजारने पर मजबूर हैं वो इस मुल्क की अशराफिया की करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से है। यानी कि मैंने फिर किसी इकोनॉमिस्ट से पूछा कि जनाब ये जो 1% मईशत का तरक्की करना है, ये मॉनेटरी टर्म्स में इसके क्या मायने हैं? उन्होंने कहा 1100 अरब रुपए। तो यानी कि अगर आज हम 4 से 5% हमारी ग्रोथ का पोटेंशियल जो हम अचीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि इस मुल्क में 5 से 6 हजार रुपए की करप्शन है और बदइंतजामी है। सर आपका पॉइंट आ गया। हम एक गरीब मुल्क है, आधा मुल्क गुर्बत की सतह गुर्बत से आपकी एक बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, आपका एक लफ्ज सिविलियन सुप्रीमेसी। 2018 में जिन लोगों ने पहली दफा वोट कास्ट किया था इमरान खान के लिए, उन्होंने ये सोच के किया था कि ये वो बंदा है जो सिविलियन सुप्रीमेसी लेके आएगा। लेकिन धोखा क्या हुआ 4.25 साल बाद कि इमरान खान साहब ने खुद बताया उतरने के बाद कि सुपर किंग तो बाजवा साहब थे, ही वॉज कॉलिंग द शॉट। मैं तो मजबूर माजूर इन सियासी सेंस कह रहा हूँ, नॉट इन द मेडिकल सेंस, काहिल बैठा हुआ था उनकी गोद में, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था क्या हुआ है।
जिस मुल्क के अंदर पॉपुलर तरीन लीडरशिप का यह हाल हो कि जब इक़्तिदार से उतरे तब तो इंकलाब पकड़ ले, और जब इक़्तिदार में हो तो इस्टेब्लिशमेंट के सर पर चढ़ के आए। सिविल सुपरमेसी कैसी होनी है? एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि जो आपको न्यूज़ दी है इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, नोटिफिकेशन जिसकी वजह से रुका हुआ है। एक ब्रेक के बाद एक्चुअली नोटिफिकेशन रुका हुआ नहीं, नोटिफिकेशन का भी टाइम नहीं हुआ, क्योंकि लोग समझने से कासिर हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जो नया होता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ऑपरेशन, जो कमांड, जो बड़ापन, जो काइनेटिक अप्रोच इसकी है, इस हेडक्वार्टर की, ऑपरेशन हेडक्वार्टर की और इस पोस्ट की, या इससे पहले पाकिस्तान में कभी आई नहीं। तो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे, कोई किसी से जोड़ रहा है, कोई किसी से जोड़ रहा है। मेरे भाई मुस्तफ़ा साहब ने उसको उससे जोड़ दिया, फेडरल शरीयत, फेडरल उस कोर्ट से, कोई मुवाज़ना ही नहीं है। ये एक बड़ा ह्यूज लेवल पे है, और जिस दिन ये इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा, 2 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़, 1 वीक, उस दिन आप देखेंगे नोटिफिकेशन इज़ नो इशू। कल तक इजाज़त।